हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 11 और 12 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, किस देश में ग्रोक पर अस्थायी बैन लगा दिया गया है, साथ ही साथ किस राज्य में है पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट। इन सारे बिंदुओं पर आज अपने इस वीडियो में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानेंगे, साथ ही साथ आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स हो या मुख्य परीक्षा का इंपॉर्टेंट डाटा हो, जिनको आप अपने मेंस एग्जाम में वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो हमारी क्लास होती है डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाती है, और इस क्लास में देखा जाए तो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो होते हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, जो समसामयिक खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में, उन सभी खबरों को एक साथ समाहित संकलित करके आपके समक्ष डेली शाम को 7:30 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ये क्लास प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे होती है। इस क्लास के साथ साथ में देखा जाए हम डेली एमसीक्यू टेस्ट आपसे करवाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डेली आपको जो पीडीएफ होती है क्लास पीडीएफ वो प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्लास पीडीएफ होता है, प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एक मासिक पैकेज बना के रखा है, और महज देखा जाए 25 रुपए में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपके वॉलेट में क्वाइन है तो इसका मूल्य घटकर कितना हो जाता है, 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मासिक पैकेज है। इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करिएगा। ठीक, पिन कमेंट चेक करना, वहां पर आपको हमारे मासिक पैकेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आइए बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मासिक पैकेज में हमारे उपलब्ध है। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिदिन प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती है। डेली आपको 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। ठीक, डेली आपको यहाँ पर क्लास पीपीटी और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लास पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ये तो दैनिक चीज़ें हो गई जो हम आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए मासिक तौर पर हम आपको क्या देते हैं, मासिक रूप में देखा जाए जो करंट अफेयर की मासिक पीडीएफ होती है, ठीक, कंपाइल पीडीएफ, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ये भी देखा जाए तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है। और यूपी स्पेशल प्लस बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर देखा जाए महज 25 रुपए में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आपके वॉलेट में कॉइन है तो उस कॉइन को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं, और ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने आपको बताई, आप इस वीडियो के मासिक पैकेज में इतनी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस पैकेज से संबंधित अन्य जानकारी के लिए पिन कमेंट आप चेक करिएगा, वहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पूर्व पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था आइए रिवाइज करते हैं। हमने पहली खबर देखी थी कि मालदीव में देखा जाए तो जैसे भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए बिल लाया गया था, सेम वैसा ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल संसद में पेश किया गया है। और मैंने आपसे बताया था कि जो पीपुल्स मजलिस है ये संसद है कहाँ की, मालदीव की। ठीक है, मालदीव की संसद का नाम क्या है, मालदीव की संसद का नाम है पीपल मजलिस। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रपति और संसद के जो चुनाव है उनको एक साथ कराने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक मालदीव में पेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एकल राष्ट्रीय चुनाव चक्र स्थापित करना है और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक, हमने अपने अगली खबर पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि इंदौर का जो भागीरथपुरा क्षेत्र है, भागीरथपुरा क्षेत्र में जो जल जनित बीमारी है उसको महामारी घोषित कर दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा क्षेत्र में जल प्रदूषण के कारण फैल रही बीमारियों डायरिया और उल्टी को स्वास्थ्य प्रशासन ने महामारी घोषित कर दिया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नियंत्रण और उपचार उपाय भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वहीं पर हमने अपनी तीसरी खबर में देखा था लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल का गठन कर दिया गया है, एलईडीसी का गठन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत को 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 मनोरंजन केंद्रों में स्थापित करने के लिए एलईडीसी यानी कि लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल का गठन किया है। यह सेल देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉन्सर्ट इकोनॉमी और लाइव आयोजन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, अपने चौथी खबर में हमने देखा था संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 यहां पर देखा जाए प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतज्ञ आर के
श्री राम कुमार को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में सुनाद परंपरा के संरक्षण और प्रसार में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वायलिन वादक है, नाम याद रखिएगा, आर के श्री राम कुमार, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर आगे हमने चर्चा की थी, अपनी 5वीं खबर को देखें तो डीडी न्यूज की नई महानिदेशक के बारे में चर्चा किया था हमने। वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी है ममता वर्मा। ठीक है, ममता वर्मा को देखा जाए तो दूरदर्शन समाचार यानी डीडी न्यूज की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1994 बैच की अधिकारी ममता वर्मा के पास सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। इससे समाचार प्रस्तुत करने की जो सुधार है उसमें उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अपनी अगली खबर को हमने देखे, यहाँ पर 6वीं खबर क्या देखी थी, भारतीय सेना ने 2026 का संकल्प किया। भारतीय सेना का 2026 का संकल्प क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। यानी कि आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया गया है भारतीय सेना ने। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस पहल का उद्देश्य सेना को आधुनिक तकनीकी और डिजिटल डेटा प्रणालियों के माध्यम से भविष्य की युद्ध क्षमताओं के लिए तैयार करना है। फिर हमने अपने अगली खबर देखी थी, यहां पर जो हमारा 7वां खबर था वो क्या था, उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा। ये उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहां पर खुलेगा, तो यहां पर देखा जाए वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा। लगभग 3600 वर्ग फीट पर बनने वाला ये प्लाजा विभिन्न राज्यों के खादी उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। फिर अपनी अगली खबर पर देखा जाए, यानी हमारी 8वीं खबर क्या थी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यहाँ पर देखा जाए मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, मनोज कुमार गुप्ता जो है ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र का स्थान लिया। वे रेंट कंट्रोल और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं तथा अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। फिर हमने अपने अगली खबर यानी 9वीं खबर देखी थी, डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर देखा जाए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। फिर हमने अपने अगली खबर देखी थी इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा। यहां पर देखा जाए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इंपैक्ट समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। यहां पर देखा जाए ये समिट भारत को वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विमर्श में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। फिर अंत में चलते चलते हमने विश्व हिंदी दिवस के बारे में चर्चा की थी। विश्व हिंदी दिवस 2026 यहाँ पर देखा जाए हर साल 10 जनवरी का दिन जो होता है इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ष 2026 के लिए इसका थीम क्या था, तो वर्ष 2026 के लिए यहाँ पर देखा जाए इसका थीम था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसका थीम था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दिवस जो होता है 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में मनाया जाता है, और 2006 से, ठीक 2006 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा यहां पर देखा जाए इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, और तब से लेकर हर साल जो 10 जनवरी का दिन होता है इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर तो हमने देखा पिछले दिन हमने क्या चर्चा की थी, यानी जो हमारा 10 तारीख का वीडियो आया था उस वीडियो में हमने किन किन पॉइंट्स पे चर्चा की थी, उस सारे पॉइंट यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स को ISO IEC यहाँ पर देखें तो 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भुगतान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स जो भुगतान प्रौद्योगिकी और लेन देन के प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। भारत, मध्य पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र एवं दक्षिण अफ्रीका में ISO IES 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भुगतान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। देखा जाए तो यह उपलब्धि भुगतान और बैंकिंग तकनीकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित उपयोग के प्रति FSS की प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए जो वर्ष 2026 का बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय सेना के द्वारा जो घोषित किया गया था उसको हमने देखा था। अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर
कि 2026 यूएन के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए है, उसके द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो चरागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो 2026 का वर्ष है, इसके किस रूप में घोषित किया गया है? तो चरागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 76वें सत्र में वर्ष 2026 को चरागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जिसमें खाद्य और कृषि संगठन अन्य संबंधित भागीदारों के सहयोग से प्रमुख समन्वयक एजेंसी की भूमिका निभाएगा। यहां पर देखा जाए, चरागाह विश्व की लगभग आधी भूमि पर फैले हुए हैं और ये विशिष्ट जैव विविधता और पशुपालक समुदायों का आधार है, जिनकी आजीविका इन्हीं पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी चरागाहों पर निर्भर है। पशुपालक पशुधन पालन, खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान के संरक्षण तथा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से देखा जाए तो चरागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया गया वर्ष 2026 को। चलिए आगे देखते हैं जेनसन हुआंग के बारे में। यहां पर देखा जाए, जो जेनसन हुआंग है एनवीडिया के, यहां पर देखा जाए जो एनवीडिया के संस्थापक है, एनवीडिया जो पहले 4 ट्रिलियन फिर 5 ट्रिलियन डॉलर की देखा जाए कंपनी बन गई। तो जेनसन हुआंग को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेडल, यानी कि IEEE मेडल, परीक्षा में ऐसे ही आएगा IEEE मेडल, शॉर्ट में लिखा रहेगा कि IEEE मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। आपको सीधे सीधे एक लाइन में टिक कर देना होगा, लिख देना होगा जेनसन हुआंग। ठीक है, तो जेनसन हुआंग कौन है? जो एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया उसी के ये संस्थापक है, फाउंडर है। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है और जिसके वैश्विक स्तर पर 5 लाख से अधिक सदस्य हैं, इसने एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग को 2026 का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यानी कि IEEE मेडल ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है। यहां पर देखा जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का यह सर्वोच्च सम्मान $20 लाख, ठीक है, $20 लाख के पुरस्कार राशि के साथ दिया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें एक्सेलरेटर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आजीवन दूरदर्शी नेतृत्व और अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि जेनसन हुआंग को यहां पर देखा जाए एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आजीवन दूरदर्शी नेतृत्व और अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है, जिसने एनवीडिया को वैश्विक तकनीकी नवाचार की अग्रपंक्ति में स्थापित किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको दिया गया है इस बार का? IEEE मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। ये है जेनसन हुआंग। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, इमेज यहाँ पर लगा रखी है ताकि आपको याद करने में चीजें आसानी रहे। ठीक, ये है जेनसन हुआंग। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर। अब यहाँ पर जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी? तो कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलेगी। 17 जनवरी को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलेगी। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर आपकी परीक्षा में देखा जाए तो ट्रेन से संबंधित, जो रेलवे से संबंधित करंट अफेयर होते हैं, रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पहली किसान रेल हो, पहली फल ट्रेन हो, या पहली जो RRTS थी उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, RRTS के बारे में पूछा गया। जो पहली किसान रेल थी उसके बारे में पूछा गया। पहली जो यहाँ पर देखा जाए वंदे भारत थी उसके बारे में सवाल पूछा गया है। अब ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ ले आपसे कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाई गई। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा किया गया। कहां से इसका उद्घाटन किया गया? तो मालदा टाउन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं से इसका उद्घाटन किया जाएगा 17 जनवरी को। देखा जाए तो इसके साथ में 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएंगी, जिनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं।
यहां पर देखा जाए ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए 31 मार्च से 3 साल का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, जो देश में बढ़ता हुआ ड्रग्स का खतरा है इसको खत्म करने के लिए पूरी तरीके से 31 मार्च से 3 साल तक का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अब ये 31 मार्च इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा एक दिवस घोषित, मतलब एक यहां पर टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था। वो लक्ष्य क्या था कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है, ठीक है, नक्सलवाद, इस नक्सलवाद को पूरी तरीके से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह खत्म करने का टारगेट रखा गया था। और यहां पर देखा जाए 31 मार्च का दिन इसीलिए डिसाइड किया गया है क्योंकि ये हमारा टारगेट पूरा हो रहा है और उस टारगेट के पूरा होने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या है, तो नक्सलवाद के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होगा, ड्रग्स। ड्रग्स का जो खतरा है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इसी वजह से देखा जाए तो 31 मार्च से अगले 3 साल तक के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया जाएगा। यहां पर पॉइंट्स पर चर्चा करें, आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी को देश से ड्रग्स के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए 31 मार्च से 3 साल के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। ठीक है, देखा जाए तो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सामूहिक अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 मार्च के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो समय सीमा है नक्सलवाद को खत्म करने की, उनके द्वारा निर्धारित जो समय सीमा थी 31 मार्च, इसके तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए प्रसार भारती ने क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया है। क्रिएटर्स कॉर्नर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। एग्जाम में आपके डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। यहां पर देखा जाए 9 जनवरी को प्रसार भारती ने क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया है। ठीक है, यह डीडी न्यूज का प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के डिजिटल क्रिएटर्स के कंटेंट दिखाए जाएंगे। यहां पर देखा जाए इससे जो रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इसी वजह से देखा जाए तो ये प्रसार भारती के द्वारा क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया गया। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 नई इंडियन पोस्ट सर्विस शुरू की है। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जनवरी को 2 नई इंडिया पोस्ट सर्विस पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की शुरुआत की है। यहां पर देखा जाए अब मुख्य शहरों में मेन रूट्स पर पार्सल 24 घंटे यानी कि एक दिन में पहुंचेगा। ये स्पीड पोस्ट 24 और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी करेगा। बाकी रूटों पर 2 दिन यानी कि 48 घंटे में पार्सल पहुंच जाएगा। अब डिजिटल ट्रैकिंग और ओटीपी से डिलीवरी होगी। पुराने स्पीड पोस्ट में डिलीवरी में 3 से 4 दिन या उससे ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर देखा जाए स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, 24 घंटे और 48 घंटे, जो 24 और 48 यहां पर बताया गया है, ये स्पीड पोस्ट 48 और स्पीड पोस्ट इस इंडिया पोस्ट सर्विस पोस्ट 24 का मतलब 24 घंटे और स्पीड पोस्ट 48 का मतलब 48 घंटे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश है, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कौन सा देश है जिसने ग्रोक पर अस्थायी बैन लगा दिया है, तो अस्थायी बैन किसने लगाया है, इंडोनेशिया ने लगाया। और इंडोनेशिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ग्रोक पर अस्थायी बैन लगा दिया है। यहां पर देखा जाए 9 जनवरी को इंडोनेशिया ने एलन मस्क के चैटबॉट ग्रोक पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। ठीक है, एआई जनरेटेड पोर्नोग्राफी कंटेंट के रिस्क से बचने के लिए ऐसा किया गया है और इंडोनेशिया ग्रोक को बैन करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा में से डायरेक्टली पूछ सकता है, फेसबुक को बैन करना, ग्रोक को बैन करना, इंस्टाग्राम को बैन करना, ऐसे सवाल अब आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे लगातार भविष्य में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने ग्रोक पर बैन लगाया था, अस्थायी बैन लगाया था, तो इंडोनेशिया पहला देश था। चलिए आगे देखते हैं। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। अब यहां पर देखते हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 जनवरी को विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी पर कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें आंध्र प्रदेश के पहले प्रकाश स्तंभ संग्रहालय का निर्माण भी शामिल है। यहां पर देखा जाए प्रकाश स्तंभ संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जा रही है, आंध्र प्रदेश में की जा रही है।
इस प्रोजेक्ट के तहत 305 करोड़ रुपए की लागत से एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये रिसर्च और डेवलपमेंट, जहाज डिजाइन और स्पेशल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहां पर आगे चले तो निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, निखत जरीन ने और लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। चर्चा करते हैं। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने 10 जनवरी को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 की विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद हसीमुद्दीन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना ने महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी में और निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में खिताब जीता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का भारत दौरा। ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, ये भारत दौरे पर इस टाइम पे। चर्चा करते हैं, पॉइंट्स क्या है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 भारत के दौरे पर है। 10 जनवरी को नई दिल्ली में उसका अनावरण हुआ। ये ट्रॉफी यहाँ पर देखा जाए 2 दिन दिल्ली और 1 दिन गुवाहाटी में रहेगी। ठीक है, ये ट्रॉफी जो है 2 दिन दिल्ली में और 1 दिन गुवाहाटी में रहेगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय, ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय और ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर गिलबर्टो डिसिल्वा ने फीफा जो वर्ल्ड कप है 2026 इसका अनावरण किया। यहां पर देखा जाए फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 3 दिन तक भारत के दौरे पर है और वर्ल्ड कप ट्रॉफी लगभग 12 साल बाद भारत आई है। इंपॉर्टेंट यहां पर देखा जाए, इस ट्रॉफी टूर को कोका कोला स्पॉन्सर कर रहा है। कोका कोला 1978 से फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पार्टनर रहा है। ये ट्रॉफी 150 से ज्यादा दिनों तक 30 फीफा सदस्य संघों देशों के दौरे पर रहेगी, यानी कि लगभग 150 दिन तक ये 30 फीफा कंट्रीज जो है, फीफा के जो सदस्य मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर दौरे पर रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा और ये वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। कहां कहां पर? यूएसए में, मैक्सिको में और कनाडा में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया है। ठीक है, ये है पूर्व हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गर्चा, इनका निधन हो गया है। आईपीएस भी थे। यहां पर देखें तो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गर्चा का 10 जनवरी को निधन हो गया। वे 74 साल के थे। दविंदर सिंह एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए दविंदर सिंह 1980 के मैक्सिको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी थे। ठीक है, 1980 में भारतीय टीम ने मैक्सिको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उस गोल्ड मेडल टीम में ये दविंदर सिंह हिस्सा भी थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए वे मोहित सिंह मुंशी हॉकी टूर्नामेंट के अध्यक्ष रहे और 6 ओलंपिक मैचों में कुल 8 गोल भी किए थे। 6 ओलंपिक मैच इन्होंने खेले हैं जिनमें 8 गोल भी किया है। ठीक है, अपने करियर में 30 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 19 गोल भी किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस यानी कि कागज रहित कोर्ट कौन सा बना है? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट के बारे में चर्चा करें। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में स्थित जिला न्यायालय को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस यानी कि कागज रहित कोर्ट घोषित किया गया है। यह उपलब्धि जनवरी 2026 में हासिल की गई। ठीक है, चर्चा करें तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली का 100% डिजिटलीकरण करना, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी, प्रभावी बन सके। सभी न्यायिक कार्य अब डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे कागज का उपयोग पर भारी कमी आई है। केरल पहले ही देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। अब जो कलपेट्टा है, कलपेट्टा जिला न्यायालय ने जिला स्तर पर इस व्यवस्था को लागू कर देश के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस या कागज रहित कोर्ट कौन सा है? तो पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट है ये कहां पर है या किस राज्य में है, ऐसा सवाल पूछ ले तो केरल उसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि कौन सा है तो यहां पर याद रखना जो कैलपेट्टा स्थित जिला न्यायालय है ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना। ठीक है, जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना के बारे में चर्चा करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब अवधारणा को वस्त्र क्षेत्र में जोड़ना है, ताकि हर जिले की विशिष्ट वस्त्र उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके। यहां पर चर्चा करें
इस योजना का विजन स्थानीय वस्त्र उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, मेक इन इंडिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। इसके तहत भारत के वस्त्र निर्यात को गति प्रदान करके वैश्विक बाजार में देश की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह योजना स्थायी बुनकरों, जो स्थानीय बुनकर है, स्थानीय बुनकरों कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सहायक होगी, जिससे ग्रामीण और अर्ध सरकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। साइप्रस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाल ली है। यहां पर देखा जाए साइप्रस ने यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की घूर्णन अध्यक्षता संभाल ली है। यह अध्यक्षता जनवरी 2026 से जून 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए होगी। चर्चा करें तो 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद यह साइप्रस की दूसरी बार ईयू की अध्यक्षता है, यानी कि साइप्रस इस बार दूसरी बार, ठीक है, साइप्रस दूसरी बार यहां पर ईयू की अध्यक्षता कर रहा है। आपसे एक सवाल है, ये जो साइप्रस देश है, साइप्रस देश, इसकी राजधानी क्या है? ठीक है, राजधानी क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि साइप्रस की राजधानी क्या है। यहां पर देखा जाए तो यूपीपीसीएस में, ठीक है, यूपीपीसीएस में ये सवाल पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कमेंट में कौन सा ही उत्तर बताता है। यहां पर देखा जाए, इस अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जैसे प्रमुख नेता उपस्थित रहे। ठीक है, अब यहां पर आपसे मैं एक सवाल भी पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करूंगा, व्हाइट करूंगा, और सवाल आपसे ये है, (2026) गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, यह है सवाल। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ा है वो यहां पर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। साइप्रस की अध्यक्षता के दौरान यूरोपीय संघ में नीतिगत समन्वय, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रख्यात बिलियर्ड्स खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया है। ये है मनोज कोठारी, इनका निधन हो गया है। यहां पर चर्चा करें, प्रख्यात बिलियर्ड्स खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में निधन हो गया है। वे भारतीय बिलियर्ड्स जगत के एक महान प्रमुख हस्ती थे। यहां पर देखा जाए, मनोज कोठारी ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के खिताब जीतकर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था। खेल जगत में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, आगे चलते हैं। गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए, गल्फ शील्ड 2026 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 2026 को सऊदी अरब में हुई थी। यहां पर देखें, इस अभ्यास में खाड़ी सहयोग संगठन, ठीक है, यानी कि जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 सदस्य हैं, कौन कौन से? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत। ठीक, याद रखना, जो खाड़ी सहयोग संगठन है उसके सभी 6 सदस्य, खाड़ी सहयोग संगठन में पूछ ले कौन कौन से सदस्य शामिल है, या सवाल ऐसे पूछ ले कि खाड़ी सहयोग संगठन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन दे दे, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान। ठीक है, तो वहां पर ईरान जो है वो सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सा शामिल है? संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, संयुक्त सऊदी अरब शामिल है, यहाँ पर कतर शामिल है, ओमान शामिल है, बहरीन शामिल है और कुवैत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग, सामूहिक सुरक्षा और सैन्य समन्वय को मजबूत करना है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ये जो बेसिकली गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जीसीसी देश है, इसमें 6 सदस्य हैं, याद रखिएगा 6 सदस्य हैं। उन 6 सदस्यों के बीच में ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए
आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल है जो आज आपके इसी वीडियो पर आधारित सवाल है। इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, ISO IEC 42001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भुगतान कंपनी, पहली भुगतान कंपनी कौन सी बन गई है? TCS, पेटीएम, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, या जिसको आप शॉर्ट में FSS कहते हैं, या इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है, चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, या अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वर्ष घोषित किया है, या अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास का वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया जाएगा? एलन मस्क को प्रदान किया जाएगा, सुंदर पिचाई को प्रदान किया जाएगा, या जेंसन हुआंग को प्रदान किया जाएगा, या सैम ऑल्टमैन को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल क्या है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी? दिल्ली मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु, कोलकाता गुवाहाटी, या पटना रांची के बीच में। और पांचवा सवाल क्या है, यहां पर देखा जाए, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय किस स्थान पर अवस्थित है? एर्नाकुलम में, या तिरुवनंतपुरम में, कोझीकोड में, या कैलपेट्टा जो वायनाड के अंतर्गत आता है यहां पर। ठीक है। वायनाड से सांसद आप जानते ही हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। ठीक, तो यहां पर देखा जाए कैलपेट्टा, आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। और यहां पर देखा जाए, मैंने आपसे 2 सवाल और पूछे हैं। साइप्रस, साइप्रस की राजधानी पूछी है, ये हमारा 6वां सवाल है। और 7वां सवाल मैंने आपसे पूछा है 2026 गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन? ठीक है। तो यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए, इन सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 7 सवाल है। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो टेस्ट है वो ऐप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां पर आप जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी क्लास PDF आपको ग्रुप में कल शेयर कर दी जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।